गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका टाइटल है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन। एटमॉस्फेयर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, कितनी उसके अंदर लेयर्स हैं, हर लेयर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के लिए या फिर हमारे लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, क्या है अर्थ? अर्थ मतलब हमारा घर, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। अगर हम अभी देखें तो सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ सरवाइव कर सकती है। आप सब ने पढ़ा होगा आपके फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम लोगों ने अर्थ को एज अ प्लानेट पढ़ा था, ठीक है। तो अर्थ क्या है? हमारा घर है। अर्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन मेन डोमेन में, थ्री मेन डोमेन्स। पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। इन तीनों को हम लेके चलते हैं। पहला हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर हम कहते हैं हमारे अर्थ सरफेस को, वो ज़मीन जिसके ऊपर हमारे घर मकान बने हुए हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हम चलते हैं, जो भी हम अपने आसपास ज़मीन पर बना हुआ देखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर, जिसको हम दूसरे शब्दों में अर्थ का क्रस्ट भी कह सकते हैं और हम उसको सरफेस ऑफ दी अर्थ भी कह सकते हैं। तो समझ गए आप लिथोस्फेयर किसे कहते हैं? अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो लिथोस्फेयर का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। और अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो लिथोस्फेयर यानी कि अपर सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर क्रस्ट। चलो, ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर। अगला आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर को हम ऐसे कह सकते हैं, जो अर्थ सरफेस है ना, इसके ऊपर, अर्थ सरफेस से हम जैसे ही ऊपर उठते हैं तो ऊपर का सारा जो पार्ट है, वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं और ज़मीन पर खड़े होकर हम ऊपर देख रहे हैं, तो देखिए हमारे पैर तो ज़मीन पर हैं, ठीक है। वैसे अगर कोई कहेगा तो यही कहेगा कि भाई तुम ज़मीन पे खड़े हुए हो, लेकिन अगर दूसरे डायरेक्शन से देखा जाए तो हमारे पैर ज़मीन पर हैं और पैर के ऊपर की सारी बॉडी कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो अगर हम एक बार जंप भी करते हैं ज़मीन से तो हम कहाँ जंप कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर पे। यानी कि जो लिथोस्फेयर से ऊपर का स्पेस है हमारा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, जहाँ पर हवाएं चलती हैं, जहाँ पे हमें बादल दिखते हैं, वो सब क्या है? वो सब एटमॉस्फेयर है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये चैप्टर एटमॉस्फेयर के बारे में है तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। देखिए, जहाँ कहीं भी हाइड्रो या हाइड्रा शब्द आ जाता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है शब्द वाटर से, पानी से, ठीक है ना। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, है ना, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोस्फेयर, ये सब क्या है? ये सब पानी से रिलेटेड शब्द हैं। हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं? देखो, ज़मीन जहाँ हम रहते हैं वो लिथोस्फेयर है, लेकिन उसी ज़मीन के आसपास हम देखते हैं कि कहीं पर एक लेक है ना, तालाब है, कहीं पर आप देखोगे रिवर हैं, कहीं पर ओशियंस हैं, वो सारी के सारे क्या हैं? वाटर बॉडीज़ हैं। तो जो भी वाटर बॉडी ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, वो छोटी वाटर बॉडी हो या फिर बड़ी वाटर बॉडी हो, वो सारी की सारी वाटर बॉडीज़ को हम कलेक्टिव फॉर्म में कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, क्लियर? तो आप लिख लीजिएगा कि देयर आर थ्री मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब ये तीन डोमेन्स हैं जो कि एक जगह पर आके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। देखो, इधर मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लो कि ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारा लिथोस्फेयर और ये है हमारा हाइड्रोस्फेयर। अब आप देखोगे कि एक जगह पर, जैसे कि जो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, दूसरे कलर को इसमें फिल कर देता हूँ, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर किया है, यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों सर्कल मिल रहे हैं। कौन कौन से सर्कल? एक एटमॉस्फेयर है, एक लिथोस्फेयर है और एक हाइड्रोस्फेयर है। अब जहां पर ये तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि ये ब्लू वाला जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं बायोस्फेयर, क्लियर? अब बायोस्फेयर क्या होता है?
ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये रफ कर दूं मैं। देखो, बायोस्फीयर का मतलब हिंदी में होता है जैव मंडल, यानी कि ऐसा स्फीयर जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप ये सोचो, क्या तीनों ही जगह पर जीव हैं? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ। जैसे कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हो ना, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, गोट्स हैं, काउज हैं, मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स आप देखोगे कि हमारे ज़मीन पर हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और सबसे बड़ा एनिमल कौन है? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो आदमी यहाँ पर रह रहा है और हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें क्या हमारे ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर में भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो आप देखोगे हाँ। हवा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, वहाँ पर बर्ड्स उड़ती हैं, मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमारा एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं रह पाएंगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है, ज़मीन पे भी लाइफ है। और तीसरा हमारा बचता है हाइड्रोस्फेयर। तो क्या हाइड्रोस्फेयर में लाइफ है? तो आपको अगेन जवाब मिलेगा कि हाँ, एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है। कैसे? वहाँ पर आप देखो ना, वहाँ पर कितनी अलग अलग तरह की एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज मिलती हैं फिश की, मछलियों की। सी हॉर्स है वहाँ पर, सी की अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, वहाँ पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख पा रहे हो कि हवा में भी लाइफ है, ज़मीन पे भी लाइफ है और पानी पे भी लाइफ है। तो जब ये तीनों के तीनों इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो हमारा बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है हमारा गैसियस स्टेट में। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने हमसे कहा कि भैया हमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दे दो, तो हमने उसे थोड़ा सा तोड़ के दे दिया, है ना, या थोड़ा सा किसी बॉटल में भर के दे दिया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर गैसियस स्टेट में है। ठीक है, उसमें वैसा नहीं है कि हमने किसी को उठा के दे दिया है, उसका एक शेप है, उसका एक साइज है कि लो भैया इधर से इधर खिसका दिया, इधर से इधर खिसका दिया। नथिंग, नथिंग लाइक दैट। हमारा एटमॉस्फेयर गैसियस स्टेट में है। ठीक है, गैसेस जो हमें दिखती नहीं है, और उसमें कई तरह की गैसेज हैं जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देख लो, हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और हम जिंदा हैं, हमारे साथ साथ सारे जानवर जिंदा हैं, इंसेक्ट्स जिंदा हैं, मछलियां जिंदा हैं। उन सब के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है, लाइफ गिविंग गैस है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। समझ आ गया आपको? ऑक्सीजन कहते हैं उसे। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात आती है एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं। बाई चांस आपसे पूछ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? द ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का कंबल, हवा की लेयर्स। द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ नहीं, हमारे चारों तरफ, जहां पर हम खड़े हैं, हमारे चारों तरफ जो एक हवा का कंबल है, हवा की लेयर है, हमें महसूस होती है ना हवा, तो वो जो हवा है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये जो है कई सारी लेयर्स में एग्जिस्ट करती है। लेयर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आखिर एटमॉस्फेयर किस तरह से कंपोजिट किया गया है, किस तरह के कंपोजिशन उसके अंदर हैं। तो पहला पॉइंट, द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ मैनी गैसेज एंड सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर कई सारी गैसेज हैं और सॉलिड पार्टिकल्स। जैसे कि मान लीजिए कि ज़मीन में हवा चली बहुत ज़ोर से, ज़मीन पर टकराई, और ज़मीन पे जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए? हवा में, सॉलिड पार्टिकल। उसमें कुछ मेटल के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, फूलों के पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं ना। तो एटमॉस्फेयर किस चीज़ से बना है? कई सारी गैसेस से और सॉलिड पार्टिकल से। अब सॉलिड पार्टिकल का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरा स्टोन या पूरे का पूरा रॉक है या ब्रिक है, नथिंग। छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जो आपको अक्सर दिखेंगे भी नहीं। कब दिखेंगे? ये आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो, ठीक है, और किसी एक छोटे से होल से लाइट आ रही हो,
तो जब आप उस लाइट को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पार्टिकल्स। तो एटमॉस्फेयर गैसेस से बना है और सॉलिड पार्टिकल से बना है। चलो अगला पॉइंट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो मेजर गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। नाइट्रोजन यानी कि N2, ऑक्सीजन यानी कि O2, ये दो मेजर गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। हमारी अर्थ पर जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है ना, अगर हम उन सारी गैसेस को 100% मान लेते हैं तो उसमें से 78% तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है हमारे पास। क्लियर हो रहा है ना। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? नाइट्रोजन ज़रूरी है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट कैन नॉट सर्वाइव, है ना। प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन इनहेल कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ प्लांट, जो बैक्टीरिया सॉइल में और पेड़ों की जड़ों में मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के बाद वो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट्स उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वॉट एवर दे डू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट अवेलेबल गैस। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है हमारे पास? नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि सेकेंड मोस्ट अवेलेबल गैस है हमारे एयर में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफ गिविंग गैस। एज यू ऑल नो कि हम ऑक्सीजन ही तो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती है तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको बहुत ही ट्रेजिक एग्जाम्पल दें तो आपने अभी लास्ट ईयर देखा होगा 2021 में कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई कोरोना में, जस्ट बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनकी बॉडी ऑक्सीजन नहीं ले पा रही थी, ठीक है। इसकी वजह से वो मर गए, और वो किसकी रिक्वायरमेंट उनको थी? ऑक्सीजन की, और हम सप्लाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि ऑक्सीजन एक लाइफ लिविंग गैस है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दोनों ही इनहेल करते हैं उसको, और उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, गैसेस सच एज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा छोटा रह गया है, लेकिन मैं ऐसे ही पूरा कर देता हूँ कि गैसेस जो हैं, जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे हैं एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये सारी की सारी गैसेस कहाँ पर आती हैं? रिमेनिंग 1% में आती हैं। अगर आप देखोगे तो 21% है ना, 78% कितना हो गया? 99% हो गया, बचा क्या? 1%। 1% में ये सारी की सारी गैसेस और वाटर वेपर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने देखा ना कि जो रिमेनिंग 1% है उसमें है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसको प्लांट यूज करते हैं टू मेक फूड्स। पेड़ अपने लिए फूड्स बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा रोल रहता है, ठीक है। और क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड? इट एब्जॉर्ब्स द हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ को वार्म रखती है रात के समय में, ठीक है। अदरवाइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और रात में तो एक्सट्रीम लो होने का खतरा है, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है। क्लियर? द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है ना, वो कांस्टेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसका अमाउंट बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? अगर हम फ्यूल जलाएंगे, जैसे कि कोल एंड ऑयल, अगर हम कोयला और जो फॉसिल फ्यूल है यानी कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकती है, बट नेचुरली वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है।
द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडवर्सली इफेक्ट, अगर ये फॉसिल फ्यूल जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार इंक्रीज करती चली जाएगी और वो हमारी अर्थ को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करेगी, वहाँ के वेदर को इफेक्ट करेगी, क्लाइमेट को इफेक्ट करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। वाटर वेपर इज एडेड द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखो, अब जो वाटर वेपर है ना वो अर्थ में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, एटमॉस्फेयर में ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि इवेपोरेशन ना हो। इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू गैसियस फॉर्म या फिर वाटर वेपर। जब पानी गर्म होता है उसमें से स्टीम निकलती है, यानी कि पानी के पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और वाटर वेपर में चेंज हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो वाटर वेपर को क्रिएट करती हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर कॉज्ड बाय वाटर वेपर। और अगर वाटर वेपर नहीं होगा, अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो किसी भी तरह का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब अगर हम कहें तो बारिश नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगा, हेल्स नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ड्यू नहीं होगी, कोहरा नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। मैनी पार्टिकल्स सच एज डस्ट, जैसा कि मैंने बताया, पॉलन, ऐश प्रोडक्ट, जैसे कि अगर आप देखो तो म्यूटेराइट्स वगैरह की ऐश होती है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से निकली हुई ऐश होती है, स्मोक, ये सारी की सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो, फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या फंक्शन है? The atmosphere is one of the most essential element required for the survival of the life of the earth. एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा तो रोल यही है कि ये अर्थ पर लाइफ को मेंटेन रखता है। लाइफ को सरवाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑन द अर्थ। भाई देखो, हम ज़मीन पे रहते हैं, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बहुत सारे कामों के लिए पानी चाहिए, बाकी सारे जानवरों को भी पानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम एग्रीकल्चर करते हैं जहाँ से हमें फूड मिलता है, उसके लिए पानी चाहिए। तो पानी बहुत ज़रूरी है और पानी तभी हमें बारिश के रूप में, देखो वैसे तो हम कहें कि समंदर में पानी है, बट समंदर के पानी से हम इरिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। हमें पानी चाहिए फ्रेश वाटर जिसके अंदर सैलिनिटी ना हो, और वो हमें कैसे मिलेगा? जब वाटर बारिश होके नीचे आएगा या फिर ग्लेशियर से आएगा, और ग्लेशियर भी बेसिकली बारिश से ही बनते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन से ही बनते हैं। तो उसके लिए एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उसमें वाटर वेपर जाएगा, कंडेंस होगा और नीचे वापस आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप देखो एक और फ़ायदा है कि जो हमारे, मान लो कि हम पानी ले भी लेते हैं ओशियन से, तो ओशियन हर जगह तो नहीं है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो मुंबई के पास ओशियन है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ओशियन नहीं है। तो अब हम पानी कहाँ से लेंगे? मान लीजिए हमारे यहाँ की नदी में भी पानी नहीं है, तो दिक्कत है ना। उसके लिए क्या हम इंतज़ार करेंगे कि बारिश हो, और बारिश कब होगी? जब हवाएं आएंगी सी के ऊपर से, जो मॉइस्चर है उसको लेके और बारिश करेंगी। तो कुल मिला के मतलब अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें, इन शॉर्ट, तो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत प्रेसिपिटेशन के लिए है क्योंकि वो हमें पानी प्रोवाइड कराता है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। While oxygen present in the atmosphere is the life-giving gas on the earth, again and again ये चैप्टर बता रहा है कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो एक लाइफ गिविंग गैस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो, इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट विच शील्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। बहुत सारी हार्मफुल गैस रेज होती हैं, जैसे कि अगर नाम की बात करें हम तो अल्ट्रा वायलेट रेज आपने सुना होगा। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो डायरेक्टली वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर पर पड़ती, एनिमल्स की बॉडी पर पड़ती और उसको बर्न कर देती, डिसीज़ बहुत सारी हो जाती, कैंसर हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो नहीं आ पाती हैं हमारे तक, या बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आती हैं क्योंकि अर्थ सन की रेस को फिल्टर कर देता है और अल्ट्रा वायलेट रेस को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का। अब इस इमेज को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि पूरा का पूरा स्क्रीन में आ सके। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, अब इसको हम देखें किस तरह से समझेंगे। देखिए,
इस डायग्राम में आप पहले समझ लीजिए कि जो मीटर बना हुआ है ये किस चीज़ की रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ये जो आप ऊपर की तरफ रीडिंग देख रहे हो ना, 10, 50, 80, 400, ये है हाइट, यानी कि ज़मीन से ऊपर की हाइट। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये जो रीडिंग लिखी हुई है ये है हमारी टेम्परेचर। यहाँ पे हमने टी लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है एच। तो ये है ऊपर की तरफ जो रीडिंग है वो हाइट है, और साइड वाइज जो रीडिंग है राइट साइड में जा रही है या फिर लेफ्ट साइड में आ रही है, 20, 0, -20, -40, -60, 80 एंड 100। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या है, ये है हमारा टेम्परेचर। अभी हम बात करेंगे लेयर्स की। ठीक है, डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आप डेफिनेशन वगैरह नहीं भी पढ़ोगे तो भी अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हो। जमीन से ऊपर जाते हैं जैसे ही हम, ठीक है, अगर हम बात करें कि कहाँ जाते हैं, ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारे पैर कहाँ पर हैं, लिथोस्फीयर पे हैं, और हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो एटमॉस्फेयर में है। तो अगर हम अपने सर की बात करें ज़मीन पे खड़े होके, तो हमारा सर कहाँ है, हमारा सर ट्रोपोस्फीयर में है उस समय पर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर इज द फर्स्ट लेयर व्हेन वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो पहली लेयर कौन सी पड़ेगी हमारे पास, ट्रोपोस्फीयर। अब ऊपर जाने पे क्या होता है, क्या गर्मी बढ़ जाती है कि ठंड बढ़ जाती है? तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या बता रहा है, हम यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आप देखो टेम्परेचर 20 डिग्री से धीरे 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 माइनस की तरफ बढ़ रहा है, 0, -20, -40। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है। क्या होने लगता है, कम होने लगता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन वी गो अप इन ट्रोपोस्फेयर। अब यहां पर आप एक और नाम देखोगे, ये लिखा हुआ है ट्रोपोपॉज, है ना, क्या लिखा है ये, ट्रोपोपॉज। अब ये ट्रोपोपॉज क्या होता है, अब आप देखो, अगर आपने कभी पॉज और प्ले का बटन देखा हो, पॉज और प्ले का बटन क्या करता है कि जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं, हमने पॉज कर दिया, ठीक है, और अगर हमें वही गाना दोबारा सुनना है तो हम अगेन प्ले कर देते हैं उसको। ठीक है, और या अगर हमें नहीं सुनना है तो हमने गाना पॉज कर दिया और नेक्स्ट सॉन्ग लगा लिया, जो भी आप चाहो। मतलब पॉज का मतलब क्या है कि रुक जाना, वहां पर थोड़ा सा खत्म हो जाती हैं चीजें, गाना वहीं पर रुक जाता है। तो ट्रोपोपॉज का क्या मतलब है, नीचे से आ रहे थे, पूरी लेयर ट्रोपोस्फेयर की थी, लेकिन फिर एक लाइन आती है, ये वाली लाइन, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। मतलब यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में पॉज लग जाता है, ट्रोपोस्फेयर यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, और शुरू होता है हमारी नई लेयर, है ना, यहाँ से नई लेयर शुरू होती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। समझ गए, सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर ट्रोपोपॉज, यानी कि ट्रोपोस्फेयर पे रोक लग गई है, वहां पर खत्म हो गया है ट्रोपोपॉज, और फिर नई लेयर शुरू हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आप देख रहे हो कि यहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे फिर से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि हम जमीन से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम ही होता जाएगा, नहीं, टेम्परेचर सिर्फ तब तक कम होगा जब तक हम ट्रोपोस्फेयर में हैं। जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करेंगे अगेन टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और भूल गया मैं, यहाँ पे देख लो कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, जमीन के ऊपर 10 किलोमीटर तक की हाइट तक ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर, एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर है, यानी कि 0 से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोपॉज है, 10 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। समझ रहे हो? अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमको हीट महसूस होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, वेदर एक्टिविटी कहाँ होती है, ट्रोपोपॉज में। आप देखोगे बादल जो भी आप देखते हो कहाँ होंगे, ट्रोपोपॉज में। हवाएं चलती हैं ट्रोपोपॉज में। ठीक है, बारिश होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज नहीं, बारिश होती है ट्रोपोस्फेयर में, बादल बनते हैं ट्रोपोस्फेयर में, जो भी आंधी तूफान आते हैं सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। लेकिन ट्रोपोस्फेयर क्रॉस करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, सब शांत हो जाता है ना, बहुत ही शांत, किसी भी तरह की हलचल नहीं होती। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, वो यूज किया जाता है प्लेन्स को उड़ाने में। ठीक है, क्योंकि वहां पे किसी तरह के बादल नहीं मिल रहे हैं, वहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप कभी प्लेन में बैठे हो तो प्लेन जब ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है तो उसमें हल्का फुल्का टर्बुलेंस हो सकता है,
और प्लेन जब लैंड करने वाला होता है तो उसमें हल्का फुल्का टर्बुलेंस हो सकता है, अदरवाइज वो बहुत ही शांति से उड़ता है, उसमें किसी भी तरह के झटके नहीं लगते, कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिस लेयर में उड़ रहा है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, और वहां पे किसी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं होती है। समझ गए? अब फिर से हमें एक नया चीज देखने को मिल रही है जो है स्ट्रेटोपॉज। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रेटोपॉज का क्या मतलब है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या मतलब है, आप मुझे बताओ कि स्ट्रेटोपॉज का मतलब क्या, कमेंट में। ट्रोपोपॉज मैंने बताया था, स्ट्रेटोपॉज का मतलब आप बताओगे। स्ट्रेटोपॉज को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हमारी एक नई लेयर शुरू हो जाएगी जो कि है मेसोस्फेयर, है ना। मेसोस्फेयर की हाइट क्या है? 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है ना। 10 to 50 स्ट्रेटोपॉज तक की थी या स्ट्रेटोस्फेयर की थी मान लेते हैं, और 50 to 80 क्या है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में आप देखोगे फिर से रिवर्स कंडीशन शुरू हो जाती है कि जैसे जैसे हम मेसोस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा? फिर से डिक्रीज करने लगेगा। क्लियर? और फिर हमें एक लिमिट के बाद यानी कि 80 किलोमीटर के आसपास हमें मेसोपॉज मिल जाएगा। इसका मतलब भी आप बताओ, मुझे पता है कि आप समझदार हो, आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। मेसोपॉज को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे नई लेयर हमें मिलेगी थर्मोस्फेयर, जो कि कहां से कहां तक है? 80 to 400 किलोमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबाई है, एल्टीट्यूड है इसका। तो 80 to 400 किलोमीटर थर्मोस्फेयर है। अब जैसा कि इसका नाम है थर्मोस्फेयर, यानी कि टेम्परेचर से आया है, थर्मल से आया है, ठीक है। तो जो थर्मल का मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर। तो आप देखो जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक। और 400 किलोमीटर के बाद हमारा एक नया स्फीयर, एक नई लेयर शुरू हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एग्जोस्फेयर, ठीक है। बाह्यमंडल इसे हिंदी में कहते हैं। इसको हम थर्मोस्फेयर का ही पार्ट समझते हैं, लेकिन 400 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एग्जॉस्फेयर आ जाएगा, और आप देखोगे कि टेम्परेचर लगातार वहां भी बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अब इसके ऊपर हम जितना जाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अब टेम्परेचर कम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था स्ट्रेटोपॉज का मतलब, मेसोपॉज का मतलब कमेंट में बताओ, अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है ये किस तरह से बना हुआ है और इसमें किस तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब फिर से इसको जूम करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन हम एक बार फिर से कैरेक्टरिस्टिक आंसर लिखने के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी एक्टिविटी यहीं पर होती हैं, बादल का बनना, है ना, बारिश का होना, हवाओं का चलना, आंधी तूफान, ये एक्सटेंड कर सकता है अप टू 13 किलोमीटर। डायग्राम में आपने 10 पढ़ा था, बट इट एक्सटेंड अप टू 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर तक भी इसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। और ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ एग्जिस्ट इन दिस लेयर, जिसमें हम सांस लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये लेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। समझ गए? द टेम्परेचर डिक्रीजेज, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, ऑल द वेदर फिनोमेना, मैंने आपको ये भी बताया था कि रेनफॉल, हेल, फॉग, यही सब कुछ यहाँ होता है, क्लाउड बनते हैं इस लेयर में। फिर द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। मैंने आपको बताया था ट्रोपोपॉज मतलब जहाँ पे वो लिमिट, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, उस पर रोक लग जाती है, वो ट्रोपोपॉज है। अब आप देखो कि आपको ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं, तब आपको उतनी चीज समझ में आएगी जो कि मैंने आपको डायग्राम में बहुत ही आसानी से बस इतनी सी जगह में समझा दी थी, है ना। तो डायग्राम एक बहुत ही अच्छा मीडियम है आपको चीजों को बहुत कम समय में समझने के लिए। तो कोशिश करो कि डायग्राम को अपने साथ लेकर चलो, डायग्राम को समझो, ठीक है। रटने वाली चीजें नहीं करनी है। तो आप देखो ना, यहाँ पे इतना सारा मैंने आपको पढ़ाया है और यही इतनी सारी चीज मैंने आपको समझा दी थी बस उस छोटी सी एक लेयर में, डायग्राम में। फिर आता है नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज, कहां से कहां तक आप पढ़ चुके हो? 10 से 50 किलोमीटर। मैंने आपको बताया एरोप्लेन्स यहीं पर उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के क्लाउड नहीं होते, किसी तरह का वेदर फिनोमेना काम नहीं करता है, यहाँ पर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, नथिंग नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं होता है।
द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स अ लेयर। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ओजोन गैस की लेयर, जो कि हमें किस चीज से बचाती है? अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इन द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वहां पे एक ओजोन लेयर है ना, जो मैंने आपको बताया क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्व कर लेती है ना। और अल्ट्रा वायलेट रेज में होती है हीट। अब जब हीट को एब्जॉर्व कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो जो लेयर है वो हीट को एब्जॉर्व करती है, तो लेयर गर्म हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर की। समझ गए? और फिर आ जाता है हमारा स्ट्रेटोपॉज, जो कि मैंने आपसे पूछा है, बताओ कि क्या होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि 50 to 80 किलोमीटर। इस लेयर में मीटियोराइट्स बर्न होते हैं और राख में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो मेसोस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते वो जल के राख हो जाते हैं। समझ में आ? नेक्स्ट, द अपर लेयर ऑफ मेसोस्फेयर इज नोन एज, मैंने आपसे फिर पूछा है कि मेसोपॉज का मतलब बताओ। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 400 किलोमीटर। डायग्राम में आपने पढ़ा था। यहां पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है ना, मैंने कहा था लगातार, इसके ऊपर कभी भी कम नहीं होता, बस जितना आप ऊपर चलते चले जाओगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और कितना हो सकता है? 1480 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो कि हमारे यहाँ समर सीजन में 30-40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो हम लोग एसी यूज़ करते हैं, पंखे चलाते हैं और कहते हैं बहुत गर्मी है। सोचो यहाँ पे कितनी गर्मी होगी, यहाँ पे 1480, है ना, 1480 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इस लेयर में भी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो एब्जॉर्व हो जाती हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे हो? और इसी लेयर से जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जो कि हमारे मोबाइल को चलाने के लिए, हमारे रेडियो को, टेलीविज़न तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए, मोबाइल तक नेटवर्क पहुंचाने के लिए, सिग्नल पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी एक्स नाम के बंदे को फ़ोन किया है, तो मैंने यहाँ से फ़ोन मिलाया, यहाँ से मेरे मोबाइल से रेडियो वेव निकलेंगी, ऊपर थर्मोस्फेयर तक जाएंगी, वहाँ पर जो भी सैटेलाइट वगैरह है वहाँ से टकराएंगी, और फिर वो रेडियो वेव्स वापस कहाँ जाएंगी? उस एक्स के फ़ोन के पास जहाँ पे मैंने कॉल किया है। और फिर जब वो रेडियो वेव उसके फ़ोन में पहुँचेंगी तो फिर उसके फ़ोन में गाना बजेगा, ट्रिन ट्रिन की आवाज़ आएगी कि भैया किसी ने कॉल किया है, उठा लो। ठीक है, और फिर क्या होगा? वो कॉल उठा लेगा। अब जब जब मैं यहाँ से बोलूँगा, फिर यहाँ से मेरी आवाज़ ऊपर जाएगी थर्मोस्फेयर तक, थर्मोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके उसके पास जाएगी। और ये इतनी तेज़ होता है, इतनी तेज़ होता है कि आपको नहीं यकीन होगा कि इतना होता होगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर से बोला हेलो, तुरंत उधर से भी वो बोलता है हेलो, है ना। हम इधर से पूछेंगे कैसे हो, वो उधर से बोलेगा अच्छे हैं। तुरंत होता है, बहुत ही क्विकली। तो थर्मोस्फेयर किस तरह से काम करता है कि यहाँ से रेडियो वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। समझ में आ गया? एक्सोस्फेयर, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। यहाँ पे बहुत हवा की पतली सी लेयर है। लाइट गैस होती हैं सच एज हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि फ्लोट करती हैं इनटू स्पेस फ्रॉम दिस लेयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, जमीन से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रेविटी कम हो जाती है कि ज़्यादा हो जाती है? बताओ भाई, जाहिर सी बात है कि प्रेशर कम होगा तो ग्रेविटी, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रेविटी पुल करेगी। लेकिन गैस के हिसाब से अगर हम देखें तो गैस के पार्टिकल इतने लाइट होते हैं कि उनके हिसाब से ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वो नीचे आए, इसीलिए वो फ्लोट करते रहते हैं ऊपर। समझ में आ गया आपको? दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 480 टू 960 किलोमीटर ऑफ द अर्थ। 480 से लेकर 960 किलोमीटर ये एक्सटेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करता है? बाप रे बाप, 5500 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये सारी लेयर हो गई हमारी। अब आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट पर।
वेदर और क्लाइमेट ना बहुत ही कॉमन यूज़ किए जाते हैं। कोई भी बोलता है देखो मौसम ख़राब है, मौसम अच्छा है ना। हम आम बोलचाल में बात करते हैं, जैसे बारिश हो रही है तो सब कहते हैं बाहर मत जाओ मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है तो बाहर मत जाओ मौसम बहुत गर्म है। ये बहुत ही आम तरह से यूज़ करने वाले शब्द हैं। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ गिवन एरिया। किसी भी एक छोटे से एरिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स हम वेदर की बात कर रहे हैं। वेदर बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, बार बार चेंज होता है। मान लीजिए अभी बहुत धूप है, फिर एक बादल का टुकड़ा आ जाएगा, छाँव हो जाएगी और फिर हमें गर्मी लगना थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बट क्लाइमेट इज द स्टेट ऑफ वेदर ओवर अ लार्ज एरिया। जैसे कि हम बहुत बड़े एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, वहाँ के वेदर की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। और ये छोटे टाइम के लिए नहीं होता है, ये 25 से 30 साल 35 साल तक के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया की क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। अब बाहर आपकी लू चले या बर्फ पड़े, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है आज के समय में कि इंडिया की क्लाइमेट मॉनसूनल क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बार बार चेंज नहीं करते हैं क्लाइमेट को, हम उसको देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो वेदर क्या है, वो तुरंत सेकेंड्स में मिनट्स में चेंज होता है, हर दिन चेंज होता है, बट क्लाइमेट ऐसा नहीं करती है, उसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। क्लियर? ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे थे, हम बता चुके हैं आपको, फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओजोन का मैंने आपको काम बताया कि ओजोन हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो हम तक ना आ पाए। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ओजोन लेयर में ना एक डिप्लेशन हो गया है, एक होल हो गया है, धीरे धीरे वो होल बड़ा हो जाता है। वो होल आपको कहाँ पर साइंटिस्ट को दिखा है, अंटार्कटिका के ऊपर। और होल का साइज क्या है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बराबर का होल है वो। यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज उस होल से ज़मीन तक आ जाती हैं। अब क्योंकि वो अंटार्कटिका के ऊपर है और अल्ट्रा वायलेट रेज में बहुत ज़्यादा हीट है और अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बर्फ़ को हीट मिलती है तो बर्फ़ पिघलती है। ठीक है, और बर्फ़ पिघलती है तो ओशियन में पानी बढ़ता है और फिर जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो डूब जाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जितनी ज़्यादा हीट ज़मीन पर आएगी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है। जैसे कि हम जितना ज़्यादा फ्यूल जलाएंगे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो फिर से आइस मेल्ट होगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम क्या करते हैं, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है वॉल्केनिक इरप्शन से। ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करती हैं किसमें, कंट्रीब्यूट करती हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन में। जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना ज़्यादा ओजोन में डिप्लेशन, और जितना ज़्यादा डिप्लेशन उतना अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, उतना ही ज़्यादा आइस मेल्ट होगी और धीरे धीरे ओशन में पानी बढ़ता जाएगा और आइलैंड्स डूबेंगे, धीरे धीरे कंट्रीज़ के किनारे डूबेंगे, है ना, और सब जलमग्न हो जाएगा, वाटर सबको कवर कर लेगा। लेकिन ऐसा तुरंत नहीं हो रहा है, ऐसा लगने में, ऐसा होने में हज़ारों साल लगेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। और फिर एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, है ना। इन 20वीं सेंचुरी आप देखो कि जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब आप कहोगे ये तो ज़रा सा है, यहाँ तो विंटर में 10 डिग्री होता है, समर में 40 होता है, हम तो सह लेते हैं। लेकिन वो सहना अलग बात है, लेकिन ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो ना, ये बहुत सीरियस इशू है। ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो दिक्कत होगी, और वही होगा जो मैंने कहा कि आइस मेल्ट होगी, फ्लड्स आएंगे, वाटर बढ़ जाएगा, लैंड्स डूब जाएंगे, बहुत कुछ डिज़ास्टर आ सकता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं ड्राउट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की होंगी। कॉजेज़ क्या क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये भी देख लेते हैं। किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? जब हम ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। हीट अंदर तो आती है, सन की हीट अंदर आती है बट बाहर नहीं जाती है। लेकिन अब आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। हाँ, मैंने यही बताया था, सही बात है। लेकिन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली अकर करती है दैट इज़ हेल्पफुल।
लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो सोचो, जो नेचुरल करती है वो तो 1% से भी कम है, वो जितनी हीट को एब्जॉर्व करती है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगी, यानी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, समझ में आ गया। डिफॉरेस्टेशन, अगेन लार्ज स्केल पर पेड़ों को काट देना, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है। क्यों, आप देखो ना, जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर हवाएं चलती हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहता है। अब जाहिर सी बात है कि पेड़ कट जाएंगे, हवाएं नहीं चलेंगी तो फिर हीट बढ़ेगी, समझ रहे हो। उसके अलावा पेड़ों का एक और भी काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दिया तो पेड़ उसको कम कर देंगे क्योंकि वो इनहेल करते हैं, है ना। बट अगर पेड़ हमने काट दिए तो हम तो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं बट उनको इनहेल करने के लिए कोई ट्री नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंस्ट्रक्ट तो हो रही है बट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, समझ रहे हो। यानी कि अगेन वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएगी, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको। मेल्टिंग ऑफ स्नो, मैंने आपको बताया कि बर्फ़ पिघलेगी, सी का लेवल बढ़ जाएगा, कोस्टल रीजन डूब जाएंगे, फ्लड आएगी कोस्टल रीजन पर, ठीक है ना। कोस्टल रीजन टूट के भी गिर सकते हैं, पानी में बह सकते हैं, और जो पानी है उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, यानी कि उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद जो हमारा पैटर्न है प्रेसिपिटेशन का वो बदल जाएगा, चेंज इन द पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैंने बोला था आपको, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाएगी, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, है ना। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा। विंटर में गर्मी हो सकती है, गर्मी में ठंड हो सकती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कुल मिला के अगर देखें, दिस कुड रिजल्ट इन द इंक्रीज लेवल ऑफ रेनफॉल एट हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग द समर एंड विंटर्स। ड्यूरिंग विंटर हाउएवर द रेनफॉल में डिक्रीज द एरियाज ऑफ लोअर एल्टीट्यूड्स। यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो तो जाहिर सी बात है हमारी लाइफ भी उल्टी पुल्टी हो जाएगी, हमारी लाइफ बड़ी होने की वजह छोटी हो जाएगी, हम जल्दी मर जाएंगे, है ना। तो पैटर्न जो है प्रेसिपिटेशन का वो भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इम्बैलेंस ऑफ रेडिएशन। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ बैलेंस मेंटेन्ड बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। सूरज की रोशनी आती है, अपने साथ हीट लाती है, एनर्जी लाती है, और रात में वही एनर्जी क्या होती है, वापस भी जाती है। हमको जितना यूज़ करना है कर लेते हैं, अर्थ को जितना चाहिए रख लेती है, लेकिन बाद में जितना एक्सेस है वो सब वापस चला जाता है। ये मेंटेन रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगेन हमने क्या किया है, ग्रीन हाउसेस को बढ़ा दिया है, पेड़ों को काट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ गई है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो ये क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्व करेंगे, और हीट को एब्जॉर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सन का रेडिएशन अंदर तो आएगा बट बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन फिर अंदर आएगा, बाहर नहीं जाएगा, फिर अंदर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा चलता रहेगा, तो हीट लगातार आती रहेगी बट बाहर नहीं जाएगी, तो सोचो क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। और इसको हम कहेंगे इम्बैलेंस इन रेडिएशन। फिर एग्रीकल्चर, इट इज एस्टिमेटेड दैट ग्लोबल वार्मिंग में इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ कल्टीवेशन। ऐसा माना गया है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इससे हमारा कल्टीवेशन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना। सम क्रॉप्स में विटनेस इंक्रीज प्रोडक्शन, कोई कोई क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देगी और किसी किसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, समझ रहे हो। और क्या है, डिसीजेज। जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग होगी, खाना नहीं मिलेगा, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा खाना है लेकिन प्रोडक्शन उसका ज़्यादा तो है बट क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेडिएशन में इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसीजेज होंगी, मलेरिया जैसी, है ना, कैंसर जैसी बहुत सारी डिसीजेज होंगी। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू सेव अवर इन्वायरमेंट। और इतना सारा ये सब ना हो जाए, अर्थ ख़त्म ना हो जाए, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करें और कार्बन एमिशन को कम करें।
अब हम इसे कैसे कर सकते हैं वो भी हमें देखना है ना। तो चलो भाई देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कार्बन कम इमिट हो। सबसे पहला काम जो हमें करना है, यूज़ करना है हमें क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। कोल वगैरह नहीं जलाना है, बिजली का कम यूज़ करना है ना। दूसरा है, अगर हम कार पूलिंग स्टार्ट करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। कार पूलिंग मतलब एक कार में 5 लोग बैठ सकते हैं तो 5 ही बैठ के जाएं। ऐसा नहीं है कि 5 लोग अपनी अलग अलग कार लेकर जाएं, है ना। तो जब एक कार में 5 लोग जा सकते हैं तो 5 कार में 5 लोगों का जाना इज़ नॉट गुड। फ्यूल ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा हीट निकलेगी, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो कार पूलिंग का मतलब कार शेयरिंग भी आप कह सकते हो, कि एक कार में मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस के लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट 5 अंकल हैं, 5 अलग अलग गाड़ी लेकर जा रहे हैं। पांचों अंकल एक साथ भी तो जा सकते हैं, है ना। तो हमें कार पूलिंग, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लो। अब एक बस में 50 लोग जाते हैं, अब वही 50 लोग अपनी अपनी 50 गाड़ियां लेके जाएंगे, तो सोचो कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को तभी जलाएं, या फिर आपको ज़रूरत है तो जलाएं, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर जाते हैं उसको स्विच ऑफ कर दें, फैन को ऑफ कर दें, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन की बजाय एफॉरेस्टेशन करें और प्लांट करें, नए नए पेड़ लगाएं। समझ में आ गया। इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और लंबा जी सकते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन भी खुश रहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ा है, इसका नाम था एटमॉस्फेयर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब सारी पढ़ाई करिए, खूब सारा मज़ा करिए एंड खुश रहिए। थैंक यू सो मच।